बिहार के एक छोटे से गांव में सावित्री अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर चूल्हे पर रोटियां सेक रही है। माँ, आज रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। कहते हैं बड़े अमीर है दिल्ली से। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेटी, तेरी किस्मत अच्छी है, अच्छा घर मिलेगा तुझे। ये गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी अब। शाम को विकास और उसके परिवार वाले आते हैं। सावित्री की सादगी और मासूमियत को देखकर विकास मंत्रमुग्ध हो जाता है। पापा, मुझे ये लड़की पसंद है। इसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही है मुझे ये बहुत अच्छी लगी। एक महीने बाद सावित्री की शादी विकास से हो जाती है और विदाई के वक्त माँ, डर लग रहा है। वहाँ सब अलग होगा, सब बड़े लोग होंगे और एक मैं यहाँ पर पली बढ़ी। बेटी, तू अपने सच्चे प्यार से और सेवा से सबका दिल जीत लेना। एक बात याद रखना बेटा, रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। दिल्ली पहुंचकर विकास के शानदार बंगले को देखकर सावित्री की आंखें फैल जाती हैं। इतना बड़ा घर, ये तो महल जैसा है। अजी जरा हमको चूटी काटिए, लगता है हम सपना देख रहे हैं। विकास चूटी काटता है और सावित्री कहती है, ए जी, बड़े जोर से काट लियो आप। सावित्री धीरे धीरे अपने नए कमरे में जाती है जहां विकास उसका इंतजार कर रहा है। कैसा लगा तुम्हें घर? एसी चला दूं क्या? गर्मी वैसे भी बहुत हो गई है। अच्छा लगा, पर मुझे एसी की आदत नहीं है। हमारे गांव में तो अब तुम्हें ना आराम करना चाहिए। तुम्हारी सारी तकलीफें ना मैं दूर कर दूंगा। अगली सुबह सावित्री सबसे पहले उठकर रसोई में जाती है। वहाँ कुसुम देवी पहले से ही मौजूद है। अरे तुम उठ गई? हमारे यहाँ तो नौकर हैं ये सब काम करने के लिए, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। माँ जी, मुझे काम करना अच्छा लगता है। कहो तो मैं आपके लिए चाय बना दूं। मेरे घर की शान में कोई कमी नहीं है। ये बटन दबाओ और सब कुछ तुम्हें यहीं मिल जाएगा। कुसुम देवी रिमोट से किचन के सारे गैजेट्स चालू करती है। आज से तुम यही सब सीखोगी। हमारे स्टेटस के हिसाब से रहना होगा। वैसे भी तुम्हारा पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। सावित्री चुपचाप सुनती रहती है। तभी रीना अपने रूम से निकलती है। भाभी, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मैं तो दोपहर तक सोती हूँ। वैसे आज आपके कपड़े चेंज करने होंगे। आज शॉपिंग पे चलते हैं। दिन गुजरता है। सावित्री को हर चीज अजीब लगती है। एसी का ठंडा कमरा, बटन दबाकर चलने वाले उपकरण और नौकर चाकर। मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। देखो, तुम अभी नई आई हो हमारे घर में, इसलिए तुम्हें दिक्कत परेशानी हो रही है। लेकिन समय के साथ ना तुम्हें आदत हो जाएगी। इसलिए ना ज्यादा सोचो मत और मेरा दिमाग मत खराब करो। रात को सावित्री एसी की ठंडी हवा में कांपती है। विकास उसे कंबल ओढ़ाता है। इतनी ठंड में भी आप कंबल नहीं लेते? देखो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मुझे भी तो आदत है। जब मुझे आदत हो चुकी है तो तुम्हें भी तो हो ही जाएगी। दिन बीतते हैं। सावित्री अभी भी अपने आप को अजनबी महसूस करती है। और एक दिन आज घर पे पार्टी है। हमारे बिजनेस पार्टनर्स आएंगे। तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने होंगे। रीना, इसको तैयार करो। चलो भाभी, आज आपको सबसे खूबसूरत दिखना है। रीना सावित्री का मेकअप करती है। उसे महंगी साड़ी पहनाती है। सावित्री आईने में खुद को पहचान ही नहीं पाती। शाम को पार्टी शुरू होती है। सावित्री अजनबियों से घिरी असहज महसूस करती है। विकास, तुम्हारी पत्नी कितनी खूबसूरत है, लेकिन ये बोलती क्यों नहीं है? बात ये ना कि वो थोड़ी शर्मीली है, इसलिए उसे थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जब उसका शर्म खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों से मिलवा दूंगा। अरे कहाँ से है तुम्हारी पत्नी? कुसुम देवी तुरंत बीच में आती है। मेरे घर की शान में कोई कमी नहीं आ सकती है। हमारे घर परिवार का हिस्सा है। सावित्री को थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो सास के गर्व को भी समझती है। पार्टी खत्म होने के बाद सावित्री, तुम्हें थोड़ा सामाजिक होना सीखना होगा। आज तुमने कुछ भी नहीं बोला। हमारी इज्जत का सवाल है। माँ जी, मुझे इतने बड़े लोगों से बात करना नहीं आता। मैं तो सीखना होगा। मेरे घर की शान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सावित्री रोते हुए अपने कमरे में जाती है और विकास उसके पीछे आता है। क्या हुआ? माँ ने कुछ कहा क्या तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मैं यहाँ फिट नहीं हो पा रही। मेरा दम घुटता है इस ठंडी हवा में। मुझे अपना गांव याद आता है। वहाँ की गर्मियाँ भी कितनी अच्छी लगती थी। विकास उसे गले लगाता है। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। देखो, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। अगले दिन सभी लोग बाहर गए हुए होते हैं।
सावित्री रसोई में जाकर अपने हाथ से खाना बनाने लगती है। नौकर उसे रोकते हैं। अरे मैम साहब, ये क्या कर रही है? अरे हमारा काम है, हम करेंगे, आप नहीं कर सकती। मुझे अपने हाथों से अपने पति के लिए खाना बनाना है। अरे काहे गजब कर रही है? अरे मालकिन को पता चला तो हमको निकाल देंगी। जब कुसुम देवी और रीना वापस आते हैं तो रसोई से महक आती है। ये क्या हो रहा है? तुमने रसोई में हाथ क्यों लगाया? अरे मालकिन, हम तो बोले थे, यही नहीं मानी तो हम क्या करें? माँ जी, मैंने बस अपने हाथ से खाना बनाया है। वाओ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। रीना खाना चखती है और हैरान रह जाती है। भाभी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मम्मी, आपको भी चखना चाहिए तो। हाँ अच्छा है, लेकिन हमारे स्टेटस के लोग ऐसा खाना नहीं खाते हैं। शाम को जब रोहित और प्रकाश लाल घर पर आते हैं तो सावित्री के हाथ का बना खाना खाकर दंग रह जाते हैं। इतना स्वादिष्ट खाना। सावित्री बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। विकास की आंखें चमक उठती हैं। वो घर से सावित्री की ओर देखता है। मेरी सावित्री के हाथ का खाना है, अच्छा तो होगा ही। कुसुम देवी को ये अच्छा नहीं लगता। वो सावित्री को अकेले में बुलाती है। देखो, हमारे हाथ का खाना अच्छा है, पर हमारे स्टेटस में ये सब ठीक नहीं लगता है। मेरे घर की शान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अचानक सावित्री का सिर चकरा जाता है और वो गिर जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और जांच के बाद इन्हें ज्यादा एसी से एलर्जी है और हाँ, ये गर्भवती हैं। क्या मैं पिता बनने वाला हूँ? कुसुम देवी सावित्री के पास जाती है। तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? हम ज्यादा ध्यान रखते तुम्हारा। मुझे खुद नहीं पता था, पर माँ जी, मुझे एसी से सांस लेने में तकलीफ होती है। मैं आपको बताना चाहती थी पर डर लगता है। कुसुम देवी सदमे में आ जाती है। उन्हें अपना व्यवहार समझ में आने लगता है। मेरे घर की शान तुम हो बेटी, और अब मेरा पोता या पोती भी। मैंने तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझा। प्रकाश लाल आगे आते हैं। कुसुम, हमने अपनी बहू को वो सुविधा नहीं दी जिसकी उसे आदत थी। हमने सिर्फ अपनी सुविधाओं का ढिंडोरा पीटा है। विकास सावित्री का हाथ थामता है। तुम्हें जो चाहिए वो बताओ, हम सब कुछ तुम्हें ला कर देंगे। तुम्हें कुछ बदलना है तो सब बदल देंगे। हम तुम्हारे हिसाब से जिएंगे, तुम्हारे साथ तुम्हें सारी खुशियाँ देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा अपनापन और थोड़ी सी स्वतंत्रता और थोड़ी कम ठंडक। सावित्री की आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के होते हैं। भाभी, अब आपका कमरा ना आपके हिसाब से सजाएंगे, जहाँ पे एसी कम चलेगा। कुछ हफ्तों बाद घर का माहौल बदला हुआ है। सावित्री के कमरे में एसी की जगह खिड़कियां खुली रहती हैं। रसोई में वो अपने हाथ से विशेष व्यंजन बनाती है। सावित्री, तुम्हारे हाथ का बना गुलाब जामुन मेरी सहेलियों को बहुत पसंद आया है। धन्यवाद माँ जी, मैंने अपनी माँ से सीखा था। अब मेरे घर की शान तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना है। वैसे तुम्हारी माँ को भी बुला लेते हैं कुछ दिनों के लिए। सावित्री की आंखें चमक उठती हैं। सच माँ जी, आप अनुमति देंगी? अनुमति नहीं बेटी, ये मेरी इच्छा है। प्रकाश लाल मुस्कुराते हुए देखते हैं। विकास और सावित्री बगीचे में बैठी हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें अब? बहुत अच्छा। पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में भी मुझे वही गर्माहट मिलेगी जो मेरी झोपड़ी में थी। तुमने हमें सिखाया है, रिश्तों में ना प्यार होना चाहिए। एसी मायने नहीं रखता फिर। रीना और रोहित भी उनके पास आते हैं। भाभी, जब अगले हफ्ते हम आपके गांव जाएंगे ना, तो मुझे वहाँ के ना डिजाइन देखना है। सावित्री खुशी से हंसती है और घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। उसमें से सावित्री की माँ उतरती है। सावित्री दौड़कर उनसे गले मिलती है। माँ, आप आ गई? देखो माँ, ये है मेरा नया घर, ठंडी हवा वाला पर गर्म रिश्तों वाला। कुसुम देवी और प्रकाश लाल सावित्री की माँ का स्वागत करते हैं। आइए बहन जी, आपकी बेटी ने हमारे घर को एक नई शान दी है। आपने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। सावित्री अपनी माँ और सास को देखकर मुस्कुराती है। विकास उसके कंधे पर हाथ रखता है। देखा तुमने, जीवन में गर्मी के साथ साथ ठंडक का संतुलन अगर बना दिया जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। और हमारा बच्चा दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा हिस्सा पाएगा, गर्म दिल और ठंडा दिमाग वाला परिवार। पूरा परिवार एक साथ हंसता है। ससुराल के शानदार महल में सावित्री को अपनापन मिल गया था। वो ठंडी हवाओं के बीच अब गर्म रिश्तों की ऊष्मा को महसूस करती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बेटियों की शादी कैसे होगी? आप चिंता मत करो मोहित जी, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हमें वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। पता नहीं सुनीता, भगवान हमें कोई रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे?
अरे हमारी तीनों बेटियां शादी के काबिल हो चुकी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे उनकी शादी करवाऊं। तीनों बेटियों को दुल्हन के जोड़े में देख भी पाएगा ये बदनसीब बाप या नहीं? हे भगवान, जिस दिन भी मैं अपनी बेटियों को दुल्हन के जोड़े में देख लूंगा, गंगा नहाने आ जाऊंगा। बस इतनी कृपा कर दे भगवान। होगा जी, ये सपना भी पूरा होगा आपका। पता नहीं कब होगा ये सपना सच। मुझे लगता है हमारी बेटियों के लिए भगवान ने उनका जोड़ीदार बनाया ही नहीं होगा, तभी तो देखो कोई मिलता ही नहीं। क्योंकि जो भी रिश्ते के लिए आता है वो बेटियों को देखकर मना कर देता है। मना करता है तो ठीक है, लेकिन जो बहाने बनाता है वो बहाने देख देख कर मैं परेशान हो गया हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं? हाँ कहो ना सुनीता, क्या कहना है तुम्हें? हमने बहुत हाथ पैर मार लिए हैं, लेकिन हमारी बेटी के लिए कोई रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। आप अगर चाहें तो मैं शोभा से बात करके देखूं, क्या पता उनकी नजर में कोई रिश्ता हो हमारी बेटियों के लिए। क्या कह रही हो शोभा? ये शोभा कौन है सुनीता? अरे वो शोभा बहन जो शादी करवाती हैं विदेशों में। हमारी 3 बेटियां हैं, क्या पता किसी एक का भी भला हो जाए। कोई अच्छा परिवार मिलेगा तो अच्छा ही है ना हमारे लिए। एक बार बात करके देखने में क्या परेशानी है। एक बात कहूँगा सुनीता, तुम बुरा मत मानना। शोभा बहन पे मुझे यकीन रत्ती भर नहीं है। वो क्यों हम गरीबों की मदद करेगी? और आज के जमाने में कौन ही किसी गरीब की शादी करवाता है? और आज तक जब भी उन्होंने किसी की शादी करवाई है तो शादी विदेश में करवाई है, जिसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। और हम गरीबों के पास पैसा ही कहाँ है? पैसा होता तो दहेज ज्यादा देकर ब्याह करवा देते बिटिया का, लेकिन हमारी तीनों बिटिया में से एक बिटिया की भी शादी नहीं करवा सकते हम, तो कहाँ से दहेज के लिए पैसे लाएंगे? इसीलिए शोभा बहन से बात करके क्या फायदा, और ऐसे रिश्ते का भी क्या फायदा जो औकात से बाहर हो। अरे एक बार पूछने में क्या जा रहा है? मैं तो कह रही हूँ कि शोभा बहन से बात कर ही लेते हैं। अगर ऐसी बात है और तुम्हें लगता है वो तुम्हारी मदद करेंगी तो ठीक है, जाकर बात करो, मदद मांगो। मदद किया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। किस्मत में इतनी ना सुनी ही है, एक और ना सही। इस तरह मोहित और सुनीता आपस में बातें करके सो जाते हैं, लेकिन दूर खड़ी मोहित और सुनीता की सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम कविता था, वो उनकी बातें सुन लेती है और अपनी बहन के पास जाकर उससे कहती है, रिया दीदी, नेहा दीदी, मैंने माँ और पापा को बात करते सुना है। वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो परेशान है? लेकिन क्यों कविता? इस तरह कविता रिया और नेहा को सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर अब रिया और नेहा भी परेशान हो जाते हैं। रिया दीदी, क्या हम सच में अपने माँ बाप पे बोझ बन रहे हैं? क्या हम ये घर छोड़ के चले जाएं ताकि उनका बोझ कम हो जाए? नहीं नेहा, हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? पहली बात, हमारी उम्र हो रही है, और दूसरी बात, हमारे माता पिता गरीब हैं और महंगी दुनिया में हमारे माता पिता अब सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो हमारी शादी करवाना चाहते हैं और वो हमें अपने घर भेजना चाहते हैं। इसको हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, और वैसे भी वो हमें अच्छे घर में भेजना चाहते हैं। तभी तो आज तक हमारी शादी नहीं हुई। अगर औरों की तरह वह भी हमें कहीं भी भेजना चाहते तभी तक भेज चुके होते। दीदी बिल्कुल सही कह रही है नेहा दीदी। इसीलिए हमें माँ पिता से कुछ ना कहकर बल्कि उनके हर फैसले में उनका साथ देना चाहिए। सुनीता और मोहित की तीनों बेटियां काफी समझदार थी। वो हर सिचुएशन में खुद को ढालना बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वो अपने माता पिता से ना कोई सवाल करती थी और ना ही उनसे कोई जवाब मांगती थी। अब अगले दिन सुनीता शोभा नाम की एक लड़की के पास जाती है, जो लड़कियों के रिश्ते विदेश में करवाया करती थी। नमस्ते शोभा बहन, कैसी हो तुम? अजी मैं तो बढ़िया हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो बहन जी? ना कभी खोज खबर करती हो, ना ही कभी मिलने आती हो। आखिर आजकल कहाँ रहती हो? क्या बताऊं बहन, मेरी ना 3 बेटियां जवान घर पर बैठी हुई हैं और मोहित जी को उनकी चिंता लगी रहती है। अब मैं उन्हें इस चिंता में अकेले छोड़कर भी तो नहीं जा सकती ना कहीं। भला बेटियों की भी कोई टेंशन लेने वाली बात है क्या शोभा? अरे तू भी बेमतलब का चिंता कर रही है। देख शोभा,
अगर ऐसी बात थी ना कि तू इतने चिंता में, तो तुझे ना मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि ऐसी ऐसी बात है। अगर ये बात तू मुझे पहले बताती ना, तो अब तक तेरी बेटी की शादी भी हो जाती और घर भी बस जाता अच्छा सा। और तू तो मुझे अपनी बहन मानती थी ना, तो फिर इतनी देरी क्यों कर दी मुझे ये सब बताने में? अब तू चिंता मत कर, तेरी बेटियां भी ना मेरी बेटियां हैं। अब उनकी शादी की जिम्मेदारी ना मेरी है, तू फिक्र मत कर। शोभा सुनीता से बात ही कर रही होती है कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। सुनीता बहन, जरा मुझे 5 मिनट दो, अभी कॉल रिसीव करके आती हूँ। इतना बोलकर शोभा फोन उठाकर बाहर की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सुनीता के पास लौट आती है और सुनीता के मुंह में मिठाई देते हुए कहती है, लो बहन, तुम्हारा भी काम हो गया। अभी दुबई से ना मेरे को कॉल आई थी, 3 लड़कियों की डिमांड है। मेरा मतलब ना 3 लड़कियां चाहिए शादी के लिए। वो मेरा भाई है ना, दुबई में रहता है, तो उसके दूर के रिश्तेदार है ना, उनके 3 बेटे हैं और बहुत अच्छा घर परिवार है, और उनको ना इंडिया की लड़की चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना बात आगे बढ़ाऊं। देख, मैं नहीं चाहती कि मेरे 3 बेटियों के होते होते मैं किसी और बेटी का भला करूं। क्यों ना मैं अपनी बेटियों का भला करवाऊं, है ना? दुबई में रिश्ता, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शोभा बहन, हमारी तो इतनी औकात है नहीं कि हम अपनी बेटियों की शादी दुबई में करें। और वैसे भी वो तो विदेशी हैं, उन लोगों की तो मांग भी गंभीर होगी। तुमको किसने बोला सुनीता बहन कि ये लोग दहेज मांगेंगे? अरे ये ऐसे इंसान नहीं है, ये लोग दहेज के पीछे नहीं भागते। इनको बस अच्छी सी लड़की चाहिए, संस्कारी और सुशील। और अगर ये दहेज वहेज की बात होती ना, तो मेरा भाई मुझे पहले ही नहीं बताता, क्योंकि उसे पता है कि मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। और अभी तुम ही तो कह रही थी कि तुम्हारी बेटियों के लिए अच्छे से लड़कों की तलाश है। अब मिल तो गए इतने अच्छे लड़के। शोभा की बात सुनकर सुनीता मुस्कुराती है और वहाँ से अपने घर आ जाती है। और घर आने के बाद वो सारी बातें अपने पति को बता देती है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद मोहित अपनी पत्नी सुनीता से कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरी बेटियों की शादी दुबई में होगी। लगता है भगवान मेरे कर्मों का अच्छा फल मुझे दे रहा है और उन लोगों की कोई मांग नहीं है। ये जानकर तो मेरा दिल खुश हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा जी घबरा रहा है। मेरा मन नहीं कर रहा अपनी बेटी को दुबई भेजने का। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। वरना आप खुद ही सोचिए, जो इंसान दुबई में रहता है वो गरीब की 3 लड़कियों से शादी क्यों करेगा? अरे सुनीता, तुम भी ना बहुत ज्यादा सोचती हो। अरे इतनी मुश्किल से भगवान ने हमारी सुनी और गरीब के घर में अंधेर की जगह रोशनी आ रही है, तो तुम्हें पता नहीं क्यों पर्दे लगाने हैं। अरे अपने मन के द्वार से ये सारे अपशगुनी बातें निकाल दो और हमारी बेटियों की किस्मत के लिए खुश हो। हमारी बेटियों की शादी यहाँ वहाँ नहीं, दुबई में होगी, दुबई में। मोहित की बात सुनकर सुनीता चुप हो जाती है और इस तरह वो अपनी बेटियों की शादी दुबई वाले 3 लड़कों से करवाने के लिए राजी हो जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ बहुत जल्दी दुबई से रघु, विराट और रोहित, रवि गांव आते हैं और शोभा उन तीनों को सुनीता के घर ले जाती है। माशाअल्लाह, तुम्हारा हाउस वेरी ब्यूटीफुल। हमको तुम्हारा घर बहुत पसंद आती। कैसे पसंद आ गया आपको हमारा घर? यहाँ ना तो छत है और ना ही पंखा, बावजूद इसके आपको हमारा घर पसंद है। माशाअल्लाह, हर किसी की अपनी अपनी वजह होती कुछ करने की ना करने की। आप अपना घर नहीं संवारा, इसकी भी कोई अपनी वजह रही होगी। हम जानती है कि तुमको अपना घर अच्छा बना लेती। अगर तुमको पैसे का जरूरत होती तो हम तुमको पैसा देती, बदले में तुम हमारा स्वागत अच्छे से करती। वाला अब वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन हम जानना चाहते हैं हमारी बेटियों में आपको क्या पसंद आ गया और आपके बेटों को हमारी बेटी पसंद है कि नहीं? क्योंकि आजकल जमाना तो आप देख ही रहे हो, लोग शादी करके छोड़ देते हैं और हम नहीं चाहते हमारी बेटियों की जिंदगी खराब हो। हबीबी, तुम उसकी चिंता करती? अरे ना ना, माशाअल्लाह, ये हमारा बेटा होती। हम जो चाहती ये वो करती, वही करती जो हम कहती। अब इस तरह कविता, नेहा और रिया का रिश्ता विराट, रोहित और रवि से पक्का हो जाता है। धीरे धीरे शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। ऐसी एक दिन सुनीता बाजार से घर की ओर आ रही थी, तभी उसकी टक्कर एक बड़ी सी कार से हो जाती है। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। उस कार में से एक औरत बाहर निकलती है, जो कोई और नहीं बल्कि सुनीता की बचपन की सहेली थी।
सुनीता को इस तरह रोड पर गिरा देखकर नंदिनी अब जल्दी से उसे अपनी कार में बैठाती है और उसको घर पहुंचा देती है। थोड़ी देर में जब सुनीता को होश आता है तो वो खुद के सामने अपनी बचपन की दोस्त नंदिनी को देखकर हैरान हो जाती है। नंदिनी तू? हाँ सुनीता, मैं तुम मेरी ही गाड़ी से टकराई थी और बेहोश हो गई थी। मैं तुझे यहाँ लेकर आ गई। जब यहाँ आई तो देखा तेरे घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं। हाँ नंदिनी, वो क्या है ना, मेरी तीनों बेटियों की शादी ना तय हो गई है, वो भी दुबई में। और जिनसे मेरी बेटियों की शादी हो रही है ना, वो लड़के भी बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेरी तीनों लड़कियों की शादी दुबई में हो रही है। वैसे लड़का तो दिखा। अरे कल तो शादी है नंदिनी, अब जब तू यहाँ आई है तो शादी देख कर ही जाना। वैसे भी हम दोनों की मुलाकात होती ही कहाँ है। सही कह रही है सुनीता तू। मुझे तो लगा कि तेरी शादी के बाद तू बदल गई होगी, लेकिन तू तो वैसी की वैसी है। इस तरह नंदिनी, नेहा, रे और कविता की शादी तक वहीं पर रुक जाती है। आज सुनीता की तीनों बेटियों की शादी थी और सभी लोग शादी में बहुत बिजी थे। अब दरवाजे पर बारात आती है और सुनीता अपने हाथों में आरती का थाल लिए दरवाजे पर आती है। नंदिनी सुनीता के हाथ से थाली पर मारकर उस थाली को नीचे गिराती है और कहती है, ये शादी नहीं हो सकती सुनीता। अगर तुमने ये शादी करी तो तुम्हारी बेटियों की जिंदगी नर्क हो जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो नंदिनी, और ये क्या तरीका है तुम्हारा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अरे तुम जिन लड़कों से अपनी बेटियों की शादी करवा रही हो वो कोई मामूली लड़के नहीं है। अरे ये लोग छोटे गांव में गरीब लड़कियों को विदेश में लेके जाते हैं, लेकिन वो उन्हें अपने घर की बहू नहीं बल्कि अपने घर की नौकरानी बनाकर रखते हैं। अरे ये लड़के लड़कियों का व्यापार करते हैं और इन सब में इनका साथ देती है ये औरत। नंदिनी के मुंह से सारी बातें सुनकर सभी के पैरों तले से जमीनें खिसक जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नंदिनी सच बोल रही है या फिर झूठ। ये तुम क्या कह रही हो नंदिनी? बारात घर में आ चुकी है और तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो सकता ना सुनीता? रुको, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाती हूँ। नंदिनी अपने फोन से कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें नंदिनी की बेटी और रोहित दोनों शादी के जोड़े में थे। ये मेरी बेटी है और इस औरत ने मेरी बेटी की शादी इस लड़के से करवाई है, ये कहकर कि लड़का बहुत अमीर है। आपकी लड़की राज करेगी राज, और मेरी बेटी वहाँ नौकरानी बन गई थी। ये लोग उसे टॉर्चर करते थे। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं खुद दुबई गई और अपनी बेटी को इन जानवरों के चंगुल से बचाकर वापस लेकर आई। मेरा बैकग्राउंड तो मजबूत था, इसलिए मैं अपनी बेटी को उस खाई से निकालकर वापस ले आई। लेकिन तू कैसे निकालेगी? अगर अपनी बेटियों को तू चाहती है तो इनकी जिंदगी नर्क मत कर, अपनी बेटियों की शादी इनसे मत करवा। नंदिनी की बात सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनीता अपनी नजरें झुकाए शोभा के पास जाती है और उसे 3-4 तमाचे जड़ देती है। क्यों किया ऐसा? क्यों किया तुमने शोभा बहन? मैं तुम्हें अपनी बहन जैसा मानती थी और तुमने मेरी बेटियों का सौदा कर दिया। मुझे माफ कर दो सुनीता बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के लालच ने मुझे इतना अंधा कर दिया था कि क्या सही है क्या गलत है मैं कुछ भी नहीं पहचान पाई। और मैं गरीब लड़कियों को शादी का लालच देके उनको विदेश में बेच दिया करती थी। बात बोलती है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। शोभा के साथ उन दुबई से आए हुए लोगों को भी अरेस्ट कर लेती है। सुनीता, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो कि घर पे आई हुई बारात वापस लौट गई, लेकिन तुम्हारी बेटियों की शादी नहीं हुई। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटियों की शादी आज ही होगी, वो भी मेरे तीनों बेटों से। इस तरह नंदिनी अपने तीनों बेटों को मनाती है, क्योंकि नंदिनी के तीनों बेटे काफी संस्कारी थे और अपनी माँ की हर बात को मानते थे। इसलिए तीनों सुनीता की तीनों बेटियों से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद सुनीता की तीनों बेटियां विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है और दोनों सहेलियां अब समधन बन जाती है। पुष्पा ने अपने बेटे राजीव की शादी कुछ ही समय पहले की थी, लेकिन इन दोनों में पुष्पा की बहू रजनी को ऐसा महसूस होने लगा था कि वो अपने ससुराल में नहीं किसी जेल में है। एक रोज पुष्पा के घर उसकी पड़ोसन का आना होता है और पुष्पा की बहू रजनी बिना घूंघट के चाय लेकर आती है। बहू, तुझे कितनी बार समझाया है सर से पल्लू सरकने मत दिया कर, लेकिन तुझे खुद की इज्जत संस्कारों का ख्याल तो रहता नहीं, लेकिन अपने साथ मेरे परिवार की भी नाक कटवाने पर लगी है। माँ जी, मेरा घूंघट में दम घुटता है और मैं ठीक से चल भी नहीं पाती हूँ, और आप तो जानती हैं कि मैं कितनी बार गिरी हूँ इस घूंघट के चलने के चक्कर में। अरे पुष्पा, तू इसे इतना क्यों सुना रही है? भला घर में अभी कौन सा इसका जेठ या ससुर बैठा है
हम दोनों ही तो हैं। तू नहीं जानती? अगर इसे सबके सामने घूंघट करने की आदत नहीं रही तो ये घूंघट में रहेगी भी नहीं। जैसे ही पुष्पा अपने बहू का घूंघट करती है और रजनी भी किचन की तरफ बढ़ती है, वह 4 कदम चलकर ही गिर पड़ती है। ये देखकर पुष्पा बोलती है, भगवान बचाए ऐसे कम दिमाग और गवार बहू से। पुष्पा, तू अपनी बहू पर कुछ ज्यादा ही सख्ती नहीं दिखा रही है? अगर यही सब तेरी बेटी के ससुराल वाले करें तो तुझे कैसा लगेगा? अरे कोई मेरी बेटी के साथ कुछ करके तो देखे, पूरा खानदान लेकर पहुंच जाऊंगी बेटी के ससुराल। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो बेटी है और ये बहू। चलती हूँ, मुझे भी घर में बहुत काम है। रजनी को अपनी सास और ससुराल की पाबंदी जेल जैसी लग रही थी। एक रोज देर शाम पुष्पा दूध वाले से दूध ले रही होती है। तभी रजनी किसी काम से हॉल में आती है, वो भी घूंघट में। बहू, क्या चाहती है तू? अगर तुझे मेरी इज्जत नीलाम करवानी है तो बता दे। जब मैं दूध वाले से दूध ले रही थी तो बाहर आने की क्या जरूरत थी? लेकिन माँ जी, मैं तो घूंघट में आई थी। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आप पर या इस घर की इज्जत पर सवाल उठे। तेरे पायल कहाँ है? मैंने कहा है ना, उसे पहन कर रखा कर। जब वो बजेगा तो मुझे पता तो लग जाएगा कि तू आ रही है, या फिर तेरे ससुर को, बाहर वालों को, और वो हट जाए वहाँ से। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिस पायल की आप बात कर रही हो ना माँ जी, वो मेरे लिए किसी पैरों की बेड़ियों से कम नहीं है। आज के समय में ना जाने मुझे कैसे ही ससुराल मिल गया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। रजनी की सास पुष्पा का रजनी को हर बात पर रोकना टोकना अब पसंद नहीं आ रहा था। एक रोज रजनी अपने पति राजीव से कहती है, सुनिए जी, माँ जी ने मुझे घर में कैद कर रखा है, जैसे मैंने ना जाने कौन सा अपराध कर दिया हो। मुझे आज आपके साथ फिल्म देखने जाने का मन कर रहा है बहुत। देखो माँ, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि घर की औरतें बाहर जाएं, और अगर तुम्हें इतना ही मन है फिल्म देखने का तो अपना काम धाम करके मेरे लैपटॉप में अच्छी अच्छी फिल्म देख लिया करो। जी आप सही कह रहे हैं। मैं इस घर की बहू हूँ और इस घर की बहू ना तो बाहर जा सकती है और ना अपने मन का कुछ कर सकती है। अब इस बात को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। घर के नियम और कायदों को संस्कार समझ करके रहना सीखो, यही औरतों के लिए अच्छा होता है। माँ, अब और नहीं सहा जाता मुझसे। ये 4 दीवारी, ये कैद, इसमें मेरा दम घुट रहा है। कहाँ आपने मुझे शेरनी बना कर रखा था, दुनिया दिखाई, कभी किसी चीज की पाबंदी नहीं लगाई। वहीं आज मेरा ससुराल मुझ पर औरत होने के ताने दे रहा है। रजनी अब अपना भी मन मना चुकी थी कि उसकी सास ससुर पति जो कहें वो रजनी चुपचाप सुनती रहेगी और करती रहेगी। एक रोज पुष्पा हॉल में बैठी होती है, तभी एक आदमी पुष्पा के घर आता है। अरे अम्मा जी, आपका सिलेंडर आया है? सिलेंडर तो पिछले ही सप्ताह मंगवाया है। लगता है मेरे बेटे ने फिर से बुक कर दिया। जी जी, आप देख लीजिए, लेकिन क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? गला सूख गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू, अरे ओ बहू, रहने दे, वो किसी काम में होगी, मैं ही लेकर आती हूँ। अरे कहाँ गया ये? अभी तो यही था। अब जैसे ही पुष्पा उस आदमी को इधर उधर ढूंढने लगती है, वो आदमी अचानक से पुष्पा के पीछे से आकर पुष्पा का मुंह बंद कर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। अरे चिल्लाने की जरूरत मत करियो अम्मा, होशियारी दिखाई ना तो जान से हाथ धो बैठेगी। चुपचाप से गहने उतार और रख टेबल पे। करम जलाओ भागो, मुझे अम्मा भी बोल रहा है और लूटने भी आया है। और एक मेरी बहू है, उसे तो एक बार तो आकर देखना चाहिए कौन आया है क्या नहीं। अब पुष्पा भी लाचार थी, वो कुछ कर भी नहीं सकती थी और वो चिल्लाती भी कैसे। उस आदमी ने तो पुष्पा के मुंह पर हाथ रख रखा था। पुष्पा भी अपने गहने और जेवर उतार कर टेबल पर रख देती है। अरे ओ बुढ़ी अम्मा, मेरे जाने से पहले ना अगर तू चिल्लाई तो सोच ले तुझे खल्लास करके ही जाऊंगा। और मेरे जाने के बाद पुलिस में गई, रिपोर्ट की, तो आज तो अकेला आया हूँ, कल पूरी गैंग को लेकर आऊंगा और फिर पूरी जिंदगी रोती रही हो तू। हाय रे, मेरी कमर टूट गई। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई तू?
यहाँ तेरी सांस लुट गई, बर्बाद हो गई। माँ जी क्या हुआ आपको? आप गिरी कैसे? माँ जी उठिए आराम से। अरे कहाँ मर गई तू? यहाँ एक आदमी घर में घुस आया सिलेंडर वाला हूँ कहकर, और देख मेरा कान का, गले का, मेरे सोने का कंगन सब ले गया। करम जला अभागा कभी खुश नहीं रहेगा। हाँ है मेरी फूटी किस्मत। पुष्पा खूब हल्ला करने लगती है। आसपास के लोग भी जमा हो जाते हैं और पुष्पा सबको रो रो कर बता रही होती है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। अरे तू जितना अपनी बहू को कोस रही है उतना ही तू खुद को भी गालियां दे, क्योंकि तू ही तो है जो अपनी बहू को किसी बाहरी आदमी के सामने घूंघट तक नहीं उठाने देती, तो फिर वो बेचारी उस आदमी के सामने कैसे आती? मैं तो इसे संस्कार सिखा रही हूँ, लेकिन सबको लगता है कि मैंने बहू को कैद कर रखा है। अरे कोई इसे बताओ तो, घर में कोई आया है, कौन है, कहाँ का है, ये सब जानना इसका फर्ज नहीं। पुष्पा अब भी अपनी बहू को इन सब का जिम्मेदार मान रही थी, बल्कि पुष्पा ने ही बहू को घर में कैद रखने, किसी के सामने बाहर ना आने और घूंघट में रखने की कस्में खाई थी। अब देर शाम राजीव आता है तो पुष्पा से सारी कहानी सुनता है। माँ आपने इसकी सही हालत कर रखी है, ये घर में ही रहने के लायक है। इसे इतना समझाते हैं तब भी समझ में नहीं आता। घर में कोई घुस आया है और उसने माँ के ऊपर चाकू रख रखा है। बेटा मैं चिल्लाई भी, लेकिन ये नहीं आई। आज तो वो मुझे मार ही देता, लेकिन भगवान भी चाहते हैं मैं अभी और जीऊं। लेकिन माँ जी ने तो मुझे कहा था कि किसी के सामने मत आना, और जब एक अनजान आदमी आया तो मैं उसके सामने कैसे आ सकती थी? एक तो गलती करती हो, ऊपर से जुबान भी लड़ाती हो। रजनी को उसके ससुराल वाले बहुत परेशान कर चुके थे। वो भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी कि कहीं किसी के साथ झगड़ा ना हो जाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। ये बात भी पुरानी होने लगी थी। ऐसे ही एक रोज रजनी हॉल में झाड़ू लगा रही होती है और पुष्पा टीवी देखने में लगी होती है। माँ जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? माँ जी बोलिए क्या हुआ? रुकिए मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। सीने में दर्द। अब जल्दी से रजनी बाहर जाती और पास से गुजर रहे ऑटो वाले को रोककर अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है और अपने पति को भी हॉस्पिटल बुला लेती है। क्या हुआ माँ को? और तुम्हें किसने कहा कि घर से बाहर निकलो, जो यहाँ तक चली आई? माँ को जरूर तुमने ही गुस्सा दिलाया होगा। जी आप हैं पुष्पा जी के साथ। वो अब पहले से बेहतर हैं और खतरे से बाहर भी। अगर आप थोड़ा भी और समय लगाती तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। राजीव को सब समझ आ जाता है। इधर जब रजनी पुष्पा से मिलने अंदर जाती है तो घूंघट कर लेती है। बहू घूंघट हटा ले। आज मुझे एहसास हुआ मैंने तुझे घर की 4 दीवारों में बंद रखकर कितना बड़ा अपराध किया है। आज ये मेरी जान भी तेरी ही दी हुई है बहू। माँ जी आप माफी क्यों मांग रही हो? आप ये सब भी तो मेरे भले के लिए ही कर रही थी, ताकि मैं बाहर न जाऊं, लोगों की गंदी निगाहें मुझ पर ना पड़े। पुष्पा को भी एहसास हो चुका था कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन आज अगर रजनी उसे हॉस्पिटल नहीं लाती तो उसकी जान भी नहीं बच पाती।